अ, अब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है ना, कि भाई जीयूआई प्रोग्रामिंग जावा के अंदर कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक यूआई की बात करें, यूआई जिसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, तो जावा के अंदर यूआई दो तरह से होती है। एक होता है सीयूआई और एक होता है जीयूआई, है ना। तो जैसे अभी तक आपने जो भी जावा का प्रोग्राम बनाया होगा और जो भी छोटा मोटा असाइनमेंट, टास्क या प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसमें जो भी आपने यूआई बनाई है, जो भी यूज़र इंटरफेस बनाया है, वो कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, सीयूआई, क्योंकि हर चीज़ टेक्स्ट के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अपना वही सेम प्रोग्राम जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी एक प्रोजेक्ट की बात करें, कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर हमारा एक टास्क होता है, इसलिए हम उसको एक प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। अब हर सॉफ्टवेयर का अपना पर्पज़ होता है कि वो किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर तीन तरह के लॉजिक होते हैं। एक होता है पीएल, एक होता है बीएल और एक होता है डीएल। ठीक है ना। तो पीएल, बीएल एंड डीएल, ये तीन तरह के लॉजिक होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस लॉजिक। ये तीन तरह के लॉजिक होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब है हमारा यूज़र इंटरफेस कैसा दिखे, किस तरह से व्यू आए। जैसे मान लो कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, से मैंने यहाँ पे फेसबुक ओपन कर दिया, तो फेसबुक की साइट जैसे ओपन होगी, यहाँ पे आपको उसका एक यूज़र इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ये गूगल ही है, इसका भी एक यूज़र इंटरफेस है जो आप यहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब है तो उसका भी एक अपना यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनका अपना एक यूज़र इंटरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लॉजिक। इनको बनाने के लिए जो लॉजिक लिखा गया होगा, दैट इज़ कॉल्ड पीएल, जिसको प्रेजेंटेशन लॉजिक बोलते हैं। मतलब जैसे आपने सिंपली लिखा www.facebook.com, फेसबुक आपके सामने आ गया। अब वहाँ पे बटन आ गया, लेबल आ गया, टेक्स्ट फील्ड आ गई, चेकबॉक्स आ गया, रेडियो बटन आ गई। वो सारा चीज़ जो है आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक है। ठीक है, उन सबको बनाने के लिए जो लॉजिक लिखा गया होगा, प्रेजेंटेशन लॉजिक। और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हो, तो उसके बैकग्राउंड में बिजनेस लॉजिक चलती है। बिजनेस लॉजिक का मतलब तो समझ ही रहे हो आप, कोई भी लॉजिक, जैसे 2 नंबर का सम का लॉजिक हो सकता है ना, कोई भी कनेक्शन का लॉजिक हो सकता है, डेटा फेच करने का लॉजिक हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और तीसरा होता है आपका डेटाबेस लॉजिक। डेटाबेस लॉजिक जो डेटाबेस के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस स्पेसिफिक लॉजिक डेटाबेस लॉजिक कहलाता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन लॉजिक होता है, उसी को ही बनाने के लिए जो हम लॉजिक लिखते हैं, उसी को ही हम यूज़र इंटरफेस अपना बोल सकते हैं। और उस यूज़र इंटरफेस को बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, सीयूआई एंड जीयूआई। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब समझते होगे ना, यूज़र इंटरफेस का मतलब जिससे यूज़र इंटरैक्ट करे। जैसे मैं एक यूज़र हूँ और मुझे कोई सॉफ्टवेयर से डील करना, जैसे मैं स्काइप सॉफ्टवेयर से डील कर रहा हूँ, स्काइप से मैं कॉलिंग कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो इसका अपना एक यूज़र इंटरफेस है कि यहाँ से कॉल कट जाएगा, यहाँ से म्यूट हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। तो ये जो यूज़र इंटरफेस आपको जो दिख रहा है, इस पर्टिकुलर यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए जो लॉजिक लिखा गया होगा, दैट इज़ प्रेजेंटेशन लॉजिक। अब बात समझ में आ गई। अब वो प्रेजेंटेशन लॉजिक या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो जिसमें यूज़र इंटरफेस बिल्कुल कैरेक्टर में हो, मतलब जैसे 2 नंबर का सम का एग्जाम्पल ले लो। एक 2 नंबर के सम का एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि जैसे आपने एप्लीकेशन चलाई
और वो आपसे सबसे पहले पूछे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, जैसे ये वाला कोई भी एग्जांपल ले लो, एरे का ही कोई एग्जांपल ले लो जिसमें आपको आउटपुट कहाँ दिख रहा है, यहाँ से ऐसे रन कर लीजिए, रन एज में, और ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कोई, यहाँ कैरेक्टर्स में हम डील कर रहे हैं, समझ रहे हो, यहाँ कैरेक्टर्स में हम डील कर रहे हैं, हम कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं। अब काश इसी चीज़ का एक क्या बन के आ जाए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हमारी कैलसी है, अगर कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेशन करना है, तो ये देखिए ग्राफिकल एक विंडो आ गया, ये बटन आ गया, ये फॉर्म आ गया, ये लेबल है, इधर से मेन्यू है, समझ रहे हो ना। तो ये सारा चीज़ अगर मुझे बनाना है कहाँ पे, अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर, और ये पूरा ग्राफिक्स में सारी चीज़ें आ जाए, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, तो दैट बिकम अ ग्राफिकल इंटरफेस। तो उसी ग्राफिकल इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कहते हैं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज़फुल होता है रेदर देन CUI, क्योंकि एक ग्राफिक्स, एक पिक्चर, एक इमेज हज़ारों चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है ना। 1 फिगर डिपिक्ट्स 1000 वर्ड, समझ रहे हो ना। एक फिगर, एक चीज़ हज़ारों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके माध्यम से आप हज़ारों चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसको बनाने के लिए जावा में हम GUI प्रोग्रामिंग करेंगे। और जावा में GUI प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसमें हम भी एक बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, ये सब बनाएंगे, प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखेंगे, फिर उसमें बिजनेस लॉजिक भी लिखेंगे, फिर डेटाबेस लॉजिक भी लिखेंगे। लेकिन तीनों चीज़ों के लिए 3 अलग अलग कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन लॉजिक के लिए अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर जब भी आपको डेटाबेस लॉजिक वगैरह लिखना है उसके लिए अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम प्रेजेंटेशन लॉजिक एटलीस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके लिए GUI प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जावा के अंदर जो GUI प्रोग्रामिंग होती है वो होती है 2 कंसेप्ट के थ्रू। जावा ने GUI प्रोग्रामिंग के लिए 2 कंसेप्ट दिया, एक AWT नाम का कंसेप्ट दिया, एक स्विंग नाम का कंसेप्ट दिया, है ना। एक जावा FX करके भी कंसेप्ट है ना, जावा FX। बट जावा FX मार्केट में उतना भी यूज नहीं हो रहा है, इस पे काम भी उतना नहीं होता है। और वैसे भी ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 तरह के मेनली होते हैं। मतलब जावा में अभी तक हम बेसिकली 2 तरह के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एक तो वही कंसोल एप्लीकेशन, वही जो मतलब जो कमांड्स में चल रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो एक मशीन में चलेगी। अब एक होती है वेब एप्लीकेशन, लाइक वेबसाइट, ठीक है ना, जिसमें आपका सारा चीज़ ब्राउज़र पे चल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मतलब वेब पे एप्लीकेशन चलाओ और वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक्सेस कर लिया जाए, वो अलग चीज़ होती है। तो अगर आप अपनी कोई भी जावा की एप्लीकेशन की बात करो, अगर जावा की बात करो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब, मोबाइल, इंटरप्राइज, डेस्कटॉप वगैरह वगैरह। तो ये जो AWT और स्विंग है, ये जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती हैं, ना कि वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए आपको अलग टर्मिनोलॉजी, अलग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वहाँ HTML में डिज़ाइनिंग होती है, वहाँ पे सर्वलेट होती है, वहाँ JSP होती है, वहाँ डेटाबेस कनेक्शन के लिए अलग कंसेप्ट होता है। तो मतलब, और फिर जब APIs की बात करते हो तो वो अलग टर्मिनोलॉजी हो जाती है। तो अभी हम वेब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो एक ही मशीन पे चलेगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना। और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में GUI प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो GUI प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए करना चाहते हो तो आप AWT स्विंग का सहारा लीजिए। आप GUI प्रोग्रामिंग एडवांस में सर्वलेट JSP में करना चाहते हैं तो आप HTML का सहारा लीजिए। आप एंड्रॉयड में करना चाहते हैं तो XML का सहारा लीजिए। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो मतलब हमारे पास यूज़र इंटरफेस 2 टाइप के हैं, CUI, GUI। अब GUI कहाँ बना रहे हो ये मैटर करता है। अब अगर आप GUI बना रहे हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए तो AWT एंड स्विंग, तो AWT एंड स्विंग इसको मैं हटा रहा हूँ, ये भी उतना यूज़ नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का भी उतना जमाना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये कंसेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप छोटे मोटे एप्लीकेशंस तो बनाना सीखें, थोड़ी स्किल आपकी इन्हांस्ड होगी।
और किसी कंपनी में पुराने जो एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ और जैसे इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट है, वो आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप केवल एंड्रॉयड पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे इवेंट, वहाँ पे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स जैसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से पढ़ के जब वहाँ जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। तो बस इसलिए पढ़ाया जाता है। और किसी कंपनी में पुराने प्रोजेक्ट्स जो बने हुए हैं, वो पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके नो डाउट वो जावा के अंदर बने होते हैं। तो और जावा में अगर बना होगा तो जाहिर सी बात है पुराना, बहुत 10-12 साल पहले, 15 साल पहले पुराना प्रोजेक्ट है, तो AWT स्विंग इनको मिला के ही बनाया गया होगा, ठीक है। हैं दोनों कंसेप्ट अलग अलग, AWT एंड स्विंग, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जावा की एक API हैं जो हमें डेस्कटॉप बेस्ड एक GUI एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो और इसका फुल फॉर्म है AWT का एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ठीक है। तो जावा ने AWT और स्विंग दो अलग अलग API हमें दिया, क्या करने के लिए? GUI प्रोग्रामिंग करने के लिए। एक GUI प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप बेस्ड GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए ये दो कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम AWT पढ़ते हैं, देन हम स्विंग पढ़ेंगे। AWT को जानते हैं, AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट ये क्या है? ये जावा की एक API है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन API इन जावा बाय विच वी कैन डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो API क्या होती है? व्हाट इज API? हैं रवि, बताओ व्हाट इज API? बताइए। ठीक है, दीपक बताओ व्हाट इज API? फुल फॉर्म मत बताना। फुल फॉर्म नहीं होता? फुल फॉर्म क्या बताओगे? फुल फॉर्म कौन नहीं जानता है? तो सर इसको क्या बताना है, मतलब इसके बारे में? ठीक है, नहीं पता है तो मत बताओ। सुमित तुम बताओ, सुमित पता है तुम्हें? देव बताओ तुम, API क्या होती है? सुमित तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम बोलो ना, सर मुझे नहीं आता है। सर हाँ देव क्या बोल रहे हो? वो सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी और प्रीडिफाइंड फंक्शन को API बोलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी या प्रीडिफाइंड फंक्शंस को API बोलते हैं। बट जावा की API किस फॉर्म में होती है? क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस, इनके फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है AWT क्या है? जावा की एक API है जिसमें क्या दिया गया है? क्लास, इंटरफेस और पैकेज दिया गया है जिनसे आप GUI प्रोग्रामिंग करोगे। अब समझ में आ गई बात? तो AWT एक जावा की API है, स्विंग एक API है, और AWT और स्विंग की प्रोग्रामिंग के लिए जावा में बनी बनाई API दी गई हैं, बट उनको यूज करिए और प्रोग्रामिंग करिए। और वो सारी API जावा के AWT पैकेज के अंदर हैं। तो API का मतलब इनबिल्ट लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है। जावा के अंदर SRC में जाइए, AWT में जाइए और AWT का डॉक्यूमेंटेशन निकाल लीजिए। CMD पे लिखेंगे जावा डॉक और star.java। यहाँ पे आप देख सकते हो AWT की क्लासेस की ये डॉक्यूमेंटेशन आपने निकाला। तो यहाँ से आपने index.html ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस index.html ओपन करने से तो कौन सा पैकेज है? याद रहे, पैकेज का नाम है java.awt पैकेज। तो java.awt पैकेज में ये देखिए इतनी सारी API हैं जिनसे GUI प्रोग्रामिंग होती है। यार जावा में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। जब ऊप्स आप पढ़ लेते हो ना, तो ऊप्स के बाद आपको हर एक काम के लिए क्लासेस, मेथड, वेरिएबल, पैकेज सब दिया गया है। बस आपको वो डायरेक्शन बताना है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी क्लास। आप लोगों ने सॉकेट प्रोग्रामिंग करी, आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा, तो आपने कुछ नई चीज़ पढ़ी क्या?
बनी बनाई क्लास इंटरफेस पैकेज वगैरह तो पढ़ा। तो यहाँ पे भी बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए पैकेजेस हैं। इस पैकेज के अंदर जाइए और AWT की प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस को पढ़िए, दैट्स इट। तो AWT क्लासेस को इन्होंने एक हायरार्किकल मैनर में रखा है, एक हायरार्की बना के रखा है, जिसमें जो रूट हायरार्की में है क्लास उसको बोलते हैं कंपोनेंट नाम की क्लास। तो कंपोनेंट क्लास ये पूरी हायरार्की में सबसे रूट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके अंदर आने वाले क्लासेस बटन है, कैनवास है, चेकबॉक्स है, चॉइस है, कंटेनर है, लेबल है, स्क्रॉल है, वगैरह वगैरह। देखिए, जब भी हम GUI प्रोग्रामिंग करेंगे तो GUI प्रोग्रामिंग करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है भाई। अगर मान लो कोई प्रेजेंटेशन पार्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई हम ऐसा चीज़ बना रहे हैं कि जो किसी इंड यूज़र को दिखे, एक इंटरफेस बढ़िया बना के दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर का मतलब हो गया जो कंटेन करके रखे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलसी ओपन करो अपने मशीन का, आपने लिखा कैलसी, राइट, तो कैलकुलेटर आपके सामने ओपन होके आ रहा है। तो कैलकुलेटर जो ओपन होके आ रहा है, यहाँ पे ये बटन्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ पे, किसी फ्रेम में लगाए गए होंगे। देखो, ये किसी फ्रेम के अंदर ही तो चिपकाए गए होंगे। कोई ना कोई ऐसा एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रेक्टेंगुलर एरिया इसी के अंदर लगाया गया है। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये फ्रेम भी हो सकता है, विंडो भी हो सकता है, पैनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट है एक कंटेनर। कंटेनर का मतलब कंटेन करने वाला, समझ में आई बात। और जो ये सब चीज़ें लगाई गई हैं, दैट इज कंपोनेंट, ठीक है ना, इनको कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पे देखिए, कंटेनर नाम की क्लास है और एक कंपोनेंट नाम की क्लास है। तो कंपोनेंट इज अ रूट क्लास इन द हायरार्की, यानी कि सब कुछ कंपोनेंट है। बटन इज अ कंपोनेंट। अगर मैं बोलूँ बटन इज अ कंपोनेंट, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशन हो ही रहा है। इसकी सब क्लास है ना। कैनवास इज अ कंपोनेंट, कंटेनर इज अ कंपोनेंट। तो GUI प्रोग्रामिंग के लिए AWT में जो क्लासेस दी गई हैं, सब कुछ कंपोनेंट है यार, सब कुछ कंपोनेंट है ना। क्यों कंपोनेंट है? क्योंकि वो कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करके बनाई गई है, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट और रूट क्लास है। इसके अंदर कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जो मेथड सबके पास होंगे, समझ रहे हो ना। ये मेथड सबके पास होंगे, सारे कंपोनेंट के पास होंगे। बट अब ये कंपोनेंट क्लासेस दो पार्ट में कैटेगराइज्ड हैं, एक जनरल कंपोनेंट और एक कंटेनर कंपोनेंट। दीज आर द जनरल कंपोनेंट। कौन कौन? बटन, कैनवास, चेकबॉक्स, चॉइस, लेबल, लिस्ट, स्क्रॉल, दीज आर द जनरल कंपोनेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल कंपोनेंट? क्योंकि इन कंपोनेंट्स का अकेले तब तक यूज नहीं है जब तक कंटेनर ना बने। तो इस एक कंटेनर के ऊपर इसको चिपकाना होता है, दैट वाई इट इज जनरल कंपोनेंट। एंड कंटेनर कंपोनेंट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो कंटेनरशिप की फंक्शनलिटी रखता है, मतलब कुछ कंटेन करके रख सकता है। तो कंटेनर भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसकी सब क्लासेस हैं। पैनल है, स्क्रॉल पेन है, विंडो है। विंडो में भी फर्दर क्लासेस हैं, फ्रेम है, डायलॉग है ना। तो इसकी पूरी हायरार्की मैं आपको दिखा देता हूं। AWT क्लासेस हायरार्की, AWT क्लासेस, ठीक है ना। AWT के क्लासेस की पूरी हायरार्की है। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पेंट में आपको बना के दिखा देता हूँ। मेरा ये प्रॉक्सी का झंझट है। इस तरह से हायरार्की क्या है, ऐसे बना लो। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा वो चीज़। ये लीजिए, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये सबसे रूट इंटरफेस, मतलब रूट क्लास हो गई। फिर उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हो गए, ठीक है। तो AWT को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो, सॉरी, GUI प्रोग्रामिंग में AWT से रिलेटेड क्लास, सबसे रूट क्लास कंपोनेंट क्लास, ठीक है। और ये पाई कहाँ जाती है? java.awt पैकेज के अंदर, java.awt पैकेज के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं? सब क्लासेस, बटन, है ना। लिख नहीं रहा हूँ, पैकेज का नाम नहीं लिखना है। एक GUI एप्लीकेशन में बटन बनाने के लिए बटन नाम की क्लास, ठीक है। लेबल, लेबल मतलब होता है कोई नाम, जैसे लेबल किसे आप बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ, पहले बताता हूँ। लेबल, फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर चेकबॉक्स, ठीक है ना, टेक्स्ट फील्ड,
इस तरह से बहुत सारे क्लासेस हैं, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कंटेनर। कंटेनर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और कंटेनर क्लास को इनहेरिट करके कौन कौन सी क्लासेस बनाई गई हैं? कंटेनर को इनहेरिट करके बनाया गया विंडो, विंडो एंड पैनल, एक विंडो और एक पैनल, ठीक है ना। इधर हो गया विंडो और ये हो गया पैनल। एप्लेट सर? नहीं सर, विंडो और पैनल। कंटेनर के अंदर दो क्लासेस हैं, विंडो है पैनल है, नहीं है? एक मिनट, ये देखिए, ये कंटेनर है, कहाँ गया? ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर डायलॉग और फ्रेम, ये मैं कहाँ आ गया, कौन सी क्लास में आ गया? कंटेनर है, देखो पैनल एंड विंडो, और स्क्रॉल पेन भी है, और बहुत सारे हैं। और विंडो के अंदर फर्दर फ्रेम है, डायलॉग है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्दर यहाँ पे फ्रेम है, ये फ्रेम हो गया और डायलॉग हो गया, ये डायलॉग हो गया, ठीक है। और पैनल के अंदर एप्लेट होता है, वो एप्लेट पैकेज के अंदर होता है। एप्लेट अलग चीज़ है, वो पैनल के अंदर होता है, लेकिन ये जावा डॉट एप्लेट पैकेज में पाया जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। जावा डॉट एप्लेट पैकेज में पाया जाता है, ठीक है, वो पैनल को इनहेरिट करता है। तो मतलब कहने का ये है, हमारे पास कंटेनर, हमारे पास इतने सारे हैं। एक कंटेनर हमारा विंडो भी है, एक कंटेनर हमारा पैनल भी है, ठीक है, ये है। और विंडो के अंदर फर्दर हमारे पास कंटेनर फ्रेम है, कंटेनर हमारे पास डायलॉग भी है, और पैनल को इनहेरिट करके एप्लेट भी है, वो तो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये AWT क्लासेस की इस तरह से कुछ हायरार्की है, समझ रहे हो। तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। तो जैसे बटन बनाना है तो बटन का क्लास है, लेबल, लेबल इसे बोलते हैं। जैसे आप कैल्सी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्टैंडर्ड लिखा है, ये 0 लिखा है, ये लिखा है ना, ये लेबल है। लेबल मतलब ये हो गया कि कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो, दैट इज लेबल, है ना। टेक्स्ट फील्ड जो होती है वो अलग चीज़ होती है, जहाँ हम कुछ इनपुट देते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड क्लास है, एटसेट्रा, बहुत सारे क्लासेस हैं। बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो वगैरह वगैरह, सबके लिए क्लास है। तो एक एक करके यूज करेंगे, पता चल जाएगा आपको क्या है। तो दीज आर द जनरल कंपोनेंट, जनरल कंपोनेंट है ये। और ये है कंटेनर कंपोनेंट, जो कंटेनर के अंदर आने वाली क्लासेस हैं। तो हम जनरल कंपोनेंट जो बनाएंगे, इनको कंटेनर पे ऐड करते हैं, तब तक ये दिखेंगे नहीं। जैसे फ्रेम भी एक कंटेनर है, विंडो डायलॉग भी एक कंटेनर है, पैनल भी एक कंटेनर है। कंटेनर तो अपने आप में कंटेनर है ही, लेकिन ये सब क्या है? कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट रूट क्लास है। तो बटन इज अ कंपोनेंट, लेबल इज अ कंपोनेंट, फील्ड इज अ कंपोनेंट, फ्रेम इज अ विंडो, विंडो इज अ कंटेनर, कंटेनर इज अ कंपोनेंट। तो फ्रेम इज ऑल्सो कंपोनेंट बट इज अ कंटेनर कंपोनेंट. It comes under the container component because it having facility of functionality of containership, है ना. अब ये हायरार्की जो आप देख रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो आपको किताब में नहीं मिलेगा. सॉरी, किताब में हो सकता है दिखने के लिए मिल जाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी ना ये सब मिलेगा. डॉक्यूमेंटेशन में तो बस ये बता देगा ये इसको इनहेरिट कर रहा है, ये उसकी सब क्लास है, ये उसकी सब क्लास है. तो ये समझाने के लिए है हायरार्की, समझ रहे हो ना. तो अब बात आ जाती है कि सर कंटेनर बनाने के लिए कौन सा चीज़ फॉलो करना चाहिए, विंडो या पैनल. तो भैया देखो, विंडो और पैनल में डिफरेंस है कि पैनल जो है वो अकेले यूज नहीं हो सकता, बट विंडो अकेले यूज हो सकता है. जैसे मोबाइल का पैनल है, निकाल दो तो मोबाइल का कोई मतलब नहीं है. तो पैनल जो होते हैं वो अकेले यूज नहीं हो सकते हैं. पैनल कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली, बट विंडो कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली. अच्छा, इन दोनों, ये दोनों क्या है, ये सब जो दिख रहे हैं सब क्या है, क्लास. चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे बटन हो, चाहे लेबल हो, फील्ड हो, कंटेनर हो, विंडो हो, फ्रेम हो, डायलॉग हो, सब कुछ क्लास है जावा में. कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कोई कॉन्क्रीट क्लास है. जैसे कंटेनर, कंपोनेंट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं. फ्रेम, विंडो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, मतलब इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, इनहेरिटिंग क्लासेस हैं. इनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. विंडो का ऑब्जेक्ट बनाने से विंडो क्रिएट हो जाएगा, पैनल का ऑब्जेक्ट बनाने से पैनल क्रिएट हो जाएगा. बट विंडो और पैनल के दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएशन से एक रेक्टेंगुलर एरिया बन के आएगा, जिसमें
जिसमें कोई मिनिमाइज बटन नहीं, कोई मैक्सिमाइज बटन नहीं, जैसे ये है, जैसे इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा। बट डिफरेंस यही है कि पैनल अकेले यूज नहीं हो सकता, विंडो अकेले यूज हो सकता है, लेकिन GUI प्रोग्रामिंग के लिए दोनों हम यूज नहीं करते हैं। इनके अंदर आने वाले इसको तो यूज करते भी हैं, पैनल को किसी फ्रेम वगैरह में यूज कर लो। विंडो प्रोग्रामिंग, विंडो में भी फ्रेम और डायलॉग आता है। अब फ्रेम और डायलॉग में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेम का मतलब समझ लो कि अगर मैं आपके लिए नोटपैड ओपन कर दूं तो ये एक फ्रेम का बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज अ फ्रेम, जिसमें आपको मेन्यू नहीं मिलता है बना बनाया, लेकिन टाइटल बार मिल जाता है, जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन मिल जाता है, टाइटल बार मिल जाता है और एक रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाता है। दैट इज फ्रेम। और डायलॉग की अगर हम बात करें तो सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो दिस इज अ डायलॉग, जिसमें सेव और क्लोज या कैंसिल बटन मिलता है और ओनली क्लोज यहाँ पे होता है ऑप्शन, नो मिनिमाइज नो मैक्सिमाइज। दिस इज अ डायलॉग, समझ रहे हो ना? तो अब डिपेंड करता है कि आप GUI प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो क्या करोगे, फ्रेम यूज करोगे, डायलॉग यूज करोगे। बट ज़्यादातर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग फ्रेम से ही होती है। फ्रेम में डायलॉग लगाना है, पैनल लगाना है, बटन लेबल टेक्स्टफुल जो भी लगाना है लगाओ, बट फ्रेम से ही स्टार्टिंग होती है। तो GUI प्रोग्रामिंग कहता है कि पहले आप अपना एक डिसाइड करो कि आपको क्या बनाना है। आप अपना पूरा लेआउट अपने कॉपी में डिसाइड कर लो, कॉपी पेन उठाओ और लिख लो कि भैया ये यहाँ लेबल होगा, यहाँ टेक्स्टफुल होगा, यहाँ पे चेक बॉक्स होगा। सारा चीज़ अपना डिसाइड करके लिख विख के रख लो और बस उसके बाद एक एक करके क्लासेस को यूज करना शुरू कर दो। बनी बनाई क्लास है, यूज करो। तो आपको क्या करना है, पहले इन कंपोनेंट्स यानी कि जनरल कंपोनेंट को नहीं बनाना है, पहले इन कंटेनर कंपोनेंट्स को यूज करके कंटेनर बनाना है, देन उस पर ये सारे कंपोनेंट्स एक एक करके लगाना है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं और आगे आपको पढ़ाऊं कि आगे क्या करना है, मतलब प्रोग्रामिंग करके दिखाऊं, GUI प्रोग्रामिंग करके दिखाऊं। सर करके दिखाइए। और बताओ भाई, किसी को नहीं पूछना है? समझ गया सर। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप SRC पे ही राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू करके एक क्लास बना लेता हूँ, ऊपर पैकेज दे देता हूँ AWT या GUI प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग, ठीक है, GUI प्रोग्रामिंग। क्लास का नाम दे दिया GUI एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से मेन ले लिया। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप, सबसे पहला काम एक करिए कि आप एक कंटेनर क्रिएट करिए, है ना। स्टेप क्या है GUI प्रोग्रामिंग का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, एक कंटेनर क्रिएट करना होता है। कंटेनर का मतलब जिसमें हम चीज़ों को कंटेन करके रख सकें, जैसे बटन, लेबल, टेक्स्टफुल, चेकबॉक्स, जो भी चीज़ें लगाएंगे तो उसके लिए कंटेनर तो क्रिएट करेंगे ना। लेआउट डिसाइड करेंगे, चीज़ें हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी चीज़ कहाँ होगा, क्या नहीं होगा। और कंटेनर बनाने के लिए सबसे पहला तरीका होता है फ्रेम यूज करना चाहिए। और फ्रेम बनी बनाई क्लास है, क्लास को यूज करने के दो तरीके, आइदर बाय एसोसिएशन और बाय इनहेरिटेंस। तो आप बताइए क्या करूं, एसोसिएशन करूं, इनहेरिटेंस करूं, दोनों तरीके से फ्रेम यूज हो जाएगा। आप जो कहोगे वही यूज करूंगा। हाँ जी, एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन करना है। तो एसोसिएशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग कर लेता हूँ, और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और मैंने एसोसिएशन, फ्रेम नाम की बनी बनाई क्लास है, मैंने फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। फ्रेम क्लास जावा के AWT पैकेज के अंदर ये पाई जाती है, जो इंपोर्ट भी हो गई। और फ्रेम का जो आपको टाइटल देना है यहीं पे आप पास कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं देना चाहते हो तो अपने कंस्ट्रक्टर में यहाँ से दे सकते हो कि GUI ऐप, और ये टाइटल आप स्ट्रिंग टाइटल वेरिएबल में रिसीव कर लिया और ये टाइटल यहाँ पे पास कर दिया। तो तरीके बहुत सारे हैं, कोई भी कर लो, बन गया फ्रेम। ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता, तो मैं फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर लेता, ठीक है,
और फ्रेम क्लास को जब एक्सटेंड कर लेता और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता, से मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। तो आपको पता ही होगा किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के चलने से पहले पेरेंट का कंसिडर चलता है, तो पेरेंट का डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा। और फ्रेम का टाइटल कैसे सेट होगा, यहाँ पे सुपर लिख देंगे, टाइटल चला जाएगा फ्रेम क्लास के पास। तो दोनों तरीके हैं, जो आप करना चाहो वो कर लो, ठीक है भाई। इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि जो चीज़ें हमें फ्रेम के ऑब्जेक्ट पे चलानी है वो अपने हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे चलाने लगेंगे, तो यही कहानी है। तो देखिए भाई, सिंपल सा कहानी है कि GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कंटेनर बनाइए, और कंटेनर के लिए भी फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया फ्रेम को विजिबल करिए। फ्रेम अभी विजिबल नहीं होगा, अगर आप कोड चलाओगे कुछ फ्रेम व्रेम बन के नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं नजर होके आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिस डॉट सेट विजिबल मेथड चला दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, उसमें ट्रू पास कर दूंगा। अब आप बोलेंगे किसका मेथड है, हमारी क्लास का तो नहीं है, तो फ्रेम का होगा। अब फ्रेम का नहीं होगा तो उसके पेरेंट का होगा, उससे पेरेंट का होगा, कहीं से भी मेथड आ गया, काम हो गया। अब आप एप्लीकेशन चलाओगे, आपका GUI एप्लीकेशन में फ्रेम बन के नहीं आया ना, ये आया भाई? यस सर, आया सर, आ गया है। सिस्टम के 0 कोऑर्डिनेट पे आया है, यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे दिख रहा है, बट इसका साइज नहीं है, मतलब इसका साइज इतना छोटा था, डिफ़ॉल्ट साइज इसकी बहुत कम होती है, इसलिए वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है उतना बढ़िया। इस पर क्लिक करूँगा, बड़ा करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा और फिर आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये, और साथ ही साथ अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्लोज भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्लोज भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा बात करेंगे आगे हम, इसीलिए मैं यहाँ से टर्मिनेट करके क्लोज कर दूंगा। तो पहला काम का फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाइए, फ्रेम को विजिबल करिए, और फिर फ्रेम का साइज सेट कर दीजिए। कैसे, मेथड होता है सेट साइज, इससे फ्रेम का साइज सेट हो जाता है, जिसमें आप विड्थ और हाइट पास करेंगे। तो मैंने 400 विड्थ दे दिया और 400 ही हाइट दे दिया, तो फ्रेम का साइज सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है 0 लोकेशन पे 400। अच्छा, ये 4000 हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 लोकेशन पे आता है ना। इसकी लोकेशन अगर आपको देखनी है तो मेथड होता है system.out.println में आप मेथड चला लीजिए दिस डॉट गेट लोकेशन, ठीक है ना। तो आप लोकेशन गेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये किस लोकेशन पे आ रहा है। देखिए x का वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। अगर आप इसकी लोकेशन सेट करना चाहते हो तो दिस डॉट सेट लोकेशन आप यहाँ से चला लीजिए, ठीक है ना, दिस डॉट सेट लोकेशन। जिस नहीं भी लगाओगे तो ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने दे दिया 200 और 200, ठीक है। x और y का पोजीशन दे दिया, x से 200 यहाँ पे आ गया, देखिए अब y पे 200, ठीक है। बाकी अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं करूँगा तो फिर ये सुपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये दिस पे नहीं चलेगा, ये दिस पे नहीं चलेगा, फिर आपको फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ इस पे चलेगा, फ्रेम पे। f डॉट सेट विजिबल, f डॉट सेट साइज, f डॉट सेट लोकेशन, ये करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो इनहेरिटेंस करोगे तो जिससे भी काम चल जाएगा। और मैं फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ न लेके यहाँ पे क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, ताकि जब भी मुझे कहीं यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम लेवल पे कहीं पे भी यूज कर लूँगा। तो सबसे पहले फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना के एक कंटेनर क्रिएट कर लेना होता है, लेकिन वो कंटेनर हमें तब तक नहीं दिखता है जब तक उसको विजिबल नहीं करते हैं, और इसीलिए सेट विजिबल मेथड होता है। देन उसके बाद उसकी हम सेट साइज मेथड चला के उसका हम साइज सेट कर देते हैं। लोकेशन सेट करना है करो, नहीं करना तो ये ऑप्शनल है। इससे आपका एक कंटेनर रेडी हो गया।
बट उस कंटेनर में अभी कोई चीज़ दिखा नहीं, कोई चीज़ बना नहीं। बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ओके। इसके बाद मेथड होता है एफ डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसमें कलर नाम की एक क्लास होती है। कलर क्लास का स्टैटिक कांस्टेंट है ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है ना। तो मैंने येलो लगा लिया, शान कलर, येलो कलर लगा लेता हूँ, अच्छा लगता है। तो अब मेरा फ्रेम जो है येलो कलर का बन के आ जाएगा। तो इस तरह से एक फ्रेम विजिबल हो गया। तो अगर आप देखो तो टाइटल बार है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है, रेक्टेंगुलर एरिया है, सारा आ गया कि नहीं आ गया? अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनाना है। मैं से मान लो 2 नंबर का सम का लॉजिक लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ चाहूँगा लिखा जाए इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, फिर उसके सामने टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाए। तो मैं अब सबसे पहला क्या करिए, कंटेनर बना लीजिए, फिर आइडेंटिफाई करिए, सोचिए कि आपको क्या क्या बनाना है। मुझे एक लेबल बनाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है, चेकबॉक्स बनाना है, यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है, सोच लिया आपने। सोचने के बाद आप क्या करिए, उन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए। जैसे बटन बनाना है तो आप लिखिए बटन B1, B2, ये बटन बन के आया, ठीक है। लेबल बनाना है तो लिखिए लेबल L1, L2, L3, इस तरह से लेबल बन के आ जाएगा, समझ रहे हो। तो बटन बनाओ, लेबल बनाओ, बटन को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। अच्छा, और क्या बनाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो टेक्स्ट फील्ड आप डिसाइड करो बनाना क्या है। उसके लिए क्लास मिलेगी बनी बनाई आपको, TF1, TF2, TF3, ठीक है सर। हाँ, अगर इमेज लगानी है तो उसकी भी क्लास है, सारी क्लासें बनी बनाई है। और क्या इसमें जावा पढ़ने में कुछ भी नहीं, हमें मेहनत करना है, बहुत आसान सी लैंग्वेज है जावा। हर एक काम के लिए क्लासेस बनी बनाई है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो आगे चल के कुछ भी करोगे, सारी चीजें। सर एंड्रॉइड में भी बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं ना? सारी जगह बनी बनाई क्लासेस ही मिलती हैं सर। क्लासेस हर काम के लिए। क्या मैं आपको पहली क्लास पढ़ाता हूँ तब भी आपको बताता हूँ जावा इज ऑल अबाउट द मेथड्स, है ना। और मेथड इज अवेलेबल इनसाइड द क्लास, इंटरफेस एंड पैकेज। मेथड्स हैं, क्लास है, पैकेज है। भाई हम क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि उसका मेथड चला सके। क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि ये सेट विजिबल, सेट साइज, सेट लोकेशन चला सके, है ना। इसीलिए तो क्लास यूज कर रहे हैं। उसी तरह से ये बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड क्लासेस के जो एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो जावा चाहे एंड्रॉयड भी होगी आगे चल के। फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट फ्रेम बनाता है, बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बटन बनाता है, लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेबल बनाता है, टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड बनाता है। तो जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं, उन क्लासेस के एक ऑब्जेक्ट्स सेम क्लास के लिए, सेम काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे पास जो बनी बनाई क्लासेस हैं, उन क्लासेस के एक ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बटन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेक्स्ट फील्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बटन से एक बटन बन के आ जाएगा, एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक बटन बन के आ जाएगा, 2 बटन के ऑब्जेक्ट बनाओगे 2 बटन बन के आ जाएंगे। 100 बटन आपको बनाने तो 100 बटन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अगर आपको 100 बटन बनाने तो 100 बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे।